इस क्वेश्चन हमें एक रे ऑफ लाइट दे रखी थी, वो एयर में ट्रेवल कर रही थी, वो इंसिडेंट करती है एट अ क्रीजिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस 1, ठीक है। ये हमारी एयर थी, वो 90 डिग्री पर इस मीडियम में इंसिडेंट करती है, इस मीडियम के अंदर आती है, ठीक है। इस मीडियम की थिकनेस 1 मीटर दे रखी थी, ठीक है, और जिस पॉइंट से आ रही होती है वो हमारा ओरिजिन 0,0 था, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमारा ए 0,0 पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमारे पास दे रखी है, वो वाई के हिसाब से चेंज हो रही थी, उसकी वैल्यू थी के इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की होल पावर 1/2। यहाँ पे के की वैल्यू थी 1 मीटर की पावर -3/2, ठीक है। तो हमसे पहले पार्ट में पूछा रखा था कि ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रे एट पॉइंट बी इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, ठीक है। यानी पहले पार्ट में हमें कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, ये हमारी रे ऑफ लाइट आ रही थी, पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस थी और ये हमारी वाई एक्सिस थी। तो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही थी पॉइंट ए पे, जो कि ओरिजिन था हमारा, ये पॉइंट ए पे आ रही थी जो ओरिजिन था, इससे कोऑर्डिनेट 0,0 थे, ठीक है। हमारा पॉइंट बी है, इससे कोऑर्डिनेट एक्स, वाई है, ठीक है। ये पॉइंट बी हमारा एक्स एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा होगा। तो हमें पहले पार्ट में निकालना था रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड इंसिडेंट एंगल, ठीक है, स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी और इंसिडेंट एंगल के बीच में, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल हम मान लेते हैं, ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई हो रहा था, ठीक है, यहाँ से ये कुछ बेंट हो रही थी नॉर्मल की तरफ से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो कुछ ऐसी दे रखी है, के इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर होल 1/2, ठीक है। तो आप देख सकते थे जैसे जैसा वाई बढ़ रहा होगा उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, ठीक है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें थीटा प्लस आई, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री था, थीटा प्लस आई प्लस 90 की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ से थीटा प्लस आई की वैल्यू आ रही थी 90 डिग्री, ठीक है, यानी यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही थी 90 माइनस आई, ठीक है। तो हमसे पहले पार्ट में पूछा था रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी, स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है हमारा dy/dx, ठीक है, स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम m से लिखते हैं और स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी होता था dy/dx, ठीक है, ऑफ अ रे एट पॉइंट बी इन द मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इस पॉइंट पे आई था, तो हमारे पास स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी dy/dx होता और dy/dx होता था हमारे यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, ये होता था स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी dy/dx इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 माइनस आई थी, यानी dy/dx की वैल्यू हो रही थी 10 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 90 माइनस आई, ठीक है, 10 90 माइनस आई यानी cot आई हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ रही थी cot आई, यानी स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, जो स्लोप आ रहा होता उसका स्लोप dy/dx इक्वल्स टू स्लोप होता था, उसकी वैल्यू आ रही थी cot आई, ठीक है। पहले पार्ट में यही पूछा था स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी एंड इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर था। दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रखा है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है, दूसरे पार्ट में हमसे उसने पूछ रखा था हमें ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी yx ऑफ द रे इन द मीडियम, ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी yx ऑफ द रे इन द मीडियम, ठीक है, ये हमें निकालना था। तो दूसरे पार्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में, स्नेल्स लॉ फॉर ए एंड बी, ठीक है, यानी स्नेल्स लॉ फॉर ए एंड बी, यानी इंसिडेंट रे जब आ रही होगी उस मीडियम से टू पॉइंट बी तक हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, ए टू बी, यहाँ से मतलब इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही थी हमारी 90 डिग्री पे, ठीक है, टू पॉइंट बी तक हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था हमारा, स्नेल्स लॉ के हिसाब से जो म्यू होता था उसकी वैल्यू साइन आई अपॉन में साइन आर होती थी, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ कहता था, ठीक है। हमारे इस केस में जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो ग्रेजिंग एंगल यानी 90 डिग्री पे आ रही थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका वाई के हिसाब से चेंज हो रहा था, तो इसकी वैल्यू थी साइन 90, ठीक है, अपॉन में साइन आर। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा था, ठीक है, हम यहाँ पे ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे यहाँ पे आई हो जा रहा था, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आई था तो यहाँ पे भी आई हो जाता था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे साइन 90 अपॉन में साइन आई हो रहा था, ठीक है, साइन 90 अपॉन में साइन आई हो जा रहा था, ठीक है। ये हमने बेसिकली जो स्नेल्स लॉ है वो पॉइंट ए पे ही लगाया है, ठीक है, पॉइंट ए पे हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रखा है, ठीक है, पॉइंट ए पे हमने स्नेल्स लॉ लगा रखा है। हमने ए टू बी का इसलिए जिक्र करा है क्योंकि बी पे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो रहा था, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे भी उसकी वैल्यू आई हो जाए, इसलिए हमने स्नेल्स लॉ ए टू बी बोला है, जबकि हमने बेसिकली स्नेल्स लॉ पॉइंट ए पे ही लगाया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही थी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती अपॉन में साइन आई चल रहा होता, ठीक है, यही चल रहा होता, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी वो वाई के हिसाब से चेंज हो रही थी, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास के इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की होल पावर 1/2, ठीक है, ये चल रहा था इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन आई चल रहा था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है हमारे पास, 1/sin आई क्या होता है कोसेक आई हो जाता, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती कोसेक आई, ठीक है, कोसेक आई। और हम जानते हैं कि एक ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में की इक्वेशन होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में की इक्वेशन होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा क्या रहती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर आई। ठीक है, ये चल रहा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर आई। और कॉट आई की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी, कॉट आई की वैल्यू हमारे पास निकाली थी, कॉट आई की वैल्यू आ रही थी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ रही थी कॉट आई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये चल रहा था के इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की होल पावर 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास चल रहा था अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर आई, यानी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या चल रहा होगा के इंटू वाई की पावर 3/2 प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, मतलब इसकी पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ का भी कर देंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही होगी, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के इंटू वाई की पावर 3/2। ठीक है, ये चल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो रही होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो रही होगी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की पावर को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के इंटू वाई की पावर 3/2 की होल पावर 1/2। ठीक है, ये चल रहा होगा। तो अब क्या चल रहा होगा हमारा, हम y वाले टर्म को साथ में रख देते हैं और x वाले टर्म को साथ में रखते हैं, तो डी वाई इंटू के की पावर 1/2 हो जाती है और y की पावर हो जाती है 3/4, तो डी वाई इंटू वाई की पावर 3/4 इक्वल्स टू के की पावर 1/2 यानी रूट के इंटू डी एक्स चल रहा होता। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये इंसिडेंट रे हमारे ओरिजिन से आ रही थी, यानी 0 से आ रही है दोनों। ठीक है, y की वैल्यू भी 0 थी ओरिजिन पे और x की वैल्यू भी 0 थी, ये किसी डिस्टेंस y तक जा रही होगी और ये किसी डिस्टेंस x तक जा रही होगी, तो कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसी जनरल पॉइंट x, y पे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन चल रहा होगा y की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो रहा होगा 0 से y तक, और ये चल रहा होगा रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन चल रहा होगा 0 to x। ठीक है, ये चल रहा होगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, यहाँ पे y की पावर -3/4 इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा y की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन में -3/4 प्लस 1। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन करा इसका, ये लिमिट चल रही है इसकी 0 से y पे। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास चल रहा होगा रूट के इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो रहा था x, और लिमिट चल रही होती 0 से x तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होती -3/4 प्लस 1 करता तो पावर 1/4 हो रही होगी, 1/4 यानी 4 ऊपर आ रहा होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ y की पावर 1/4 हो रही होगी, और यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास रूट के इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होगी, y की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी इक्वल्स टू रूट के इंटू एक्स बाय 4। ठीक है, कि होल पावर 4 ये y की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, यानी हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट के की पावर 1/2 थी तो इसकी वैल्यू के स्क्वायर हो रही होगी, के स्क्वायर इंटू एक्स बाय 4 की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास y की आ रही है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर था, यही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी जो उसने सेकंड पार्ट में पूछ रखी थी। ठीक है, और अब हम देखते थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा था। ठीक है, हमने अभी 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पास स्लोप का पूछा था विद द रिलेशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में, और सेकंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रखी थी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। थर्ड पार्ट में पूछा है हमें कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स x1 y1। ठीक है, x1 y1 हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, वेयर द रे इंटरसेक्ट्स अपर सरफेस ऑफ द स्लैब एयर बाउंड्री। ठीक है, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये हमारा पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने x1, y1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू तो 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस 1 मीटर थी, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर हो रही होगी, यानी हमें बेसिकली यहाँ पे x1 ही निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू दे रखी थी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 थी, थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की मदद से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 1 थी हमारे पास। ठीक है, तो ये चल रहा था y इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू एक्स बाय 4 की पावर 4। ठीक है, y की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू भी 1 थी। ठीक है, तो ये चल रहा था 1 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स बाय 4 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही होती, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही थी। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ रहे थे जो x1, y1 थे, उससे कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हमारे पास, 4, 1। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर था। ठीक है, तो हमसे जो उसने 3 पार्ट पूछे थे हमने तीनों पार्ट के आंसर निकाल दिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसने हमें स्लोप के बारे में पूछा था। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट में हमसे उसने स्लोप के बारे में पूछा था, स्लोप विद द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये पूछा था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया था dy/dx इक्वल्स टू cot i आ गया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया था। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी पूछ रखी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई थी y इक्वल्स टू k² इंटू x/4⁴, ठीक है। और थर्ड पार्ट में उसने पूछा था हमसे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 निकालने थे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आ रहे थे पॉइंट P के 4,1, ठीक है, इंसिडेंट। और फिर लास्ट में पूछा था इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे हमारी ऐसी जा रही है, रे ऑफ लाइट इस जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी थी कि y इक्वल्स टू x⁴ पे जा रहा है, ठीक है, यानी ये लगभग इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी कुछ होगी, ठीक है, ये हमारे रे की ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसके हमने ये चारों पार्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है, थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो मीडिया है जिसका कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और हमें दिया गया है कि जो μ2 है वो ग्रेटर देन μ1 है, ठीक। अब जो थीटा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जस्ट ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, ठीक। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है। अब क्या है कि एक स्लैब DEFG ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस μ3 हमें उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो हमें ये बोला गया कि किसी भी μ3 वैल्यू के लिए जो लाइट है फाइनली μ2 में ही जाएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, यानी कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन μ1/μ2, ठीक। तो ये हमें गिवन है, क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है वो जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, तो जो साइन थीटा है वो ग्रेटर देन है μ1/μ2, क्योंकि साइन थीटा c होता है μ1/μ2 और हमें दिया गया है जो साइन थीटा है वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो वो ग्रेटर हो जाएगा μ1/μ2 से, ठीक। और हमें एक चीज़ और दिया है कि बीच में जो μ3 है वो डाल देता है। तो हम दो केस ले लेते हैं, या μ3 जो है μ1 से ज़्यादा होगा या μ3 जो है μ2 से कम होगा, μ1 से, सॉरी, ठीक। तो पहले हम ज़्यादा वाला कम वाला केस ले लेते हैं, तो ये वाला हम केस ले लेते हैं। तो इस केस में हमें पता है कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन μ1/μ2, ये वाला इक्वेशन, और μ1 जो है वो μ3 से भी बड़ा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज साइन थीटा जो है वो μ3/μ2 से भी बड़ा होगा। अब हमें पता है कि μ3/μ2 जो हो गया वो साइन थीटा c हो गया इन दो मीडियम के लिए, और उससे ज़्यादा है अगर साइन थीटा, तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी वो μ3/μ2 होता है, और जो हमारा साइन थीटा है इससे ज़्यादा है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब अगला केस हम ले लेते हैं μ3 ग्रेटर देन μ1 का, ठीक। तो हमें पता है कि साइन थीटा जस्ट बराबर ही है μ1/μ2 के, ठीक है, क्योंकि जस्ट ग्रेटर है, ठीक। अब μ3 जो है μ1 से बड़ा है, यानी कि जो साइन थीटा है वो हमारा μ2 से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो μ3 है वो μ1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा जस्ट बराबर है, तो साइन थीटा की वैल्यू इससे μ3/μ2 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम यानी कि जो इसमें हमारा वो है रे है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और वो अगर रिफ्रैक्ट की तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा μ3 साइन अल्फा इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई μ2/μ3 साइन थीटा, यानी कि जो ये रे है ये हमारा μ2/μ3 साइन थीटा होगा, और यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस मीडियम के लिए, इस बाउंड्री के लिए। अब हमें पता है कि साइन थीटा जस्ट बराबर है किसके,
म्यू1 बाई म्यू2 के, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू2 बाई म्यू3 इंटू म्यू1 बाई म्यू2। तो ये हो गया हमारा साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू3। और जो हमारा ये वैल्यू है म्यू1 बाई म्यू2, ये साइन थीटा से छोटा ही है, यानी कि ये जो हमारा टर्म होगा वो इससे छोटा ही होगा, यानी कि साइन अल्फा जो है म्यू1 बाई म्यू3 से बड़ा ही होगा। और इसका मतलब ये हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो होता है इस मीडियम के लिए वो हो जाएगा हमारा म्यू1 बाई म्यू3। तो ये हमारा इससे बड़ा है, यानी कि इस सरफेस पे भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा और फाइनली वो ए बी से फिर निकल जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, हमारी जो रे है या फिर इधर ही से रिफ्लेक्ट कर जाएगी या फिर इधर ही से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। तो हमारा ये आंसर है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है स्क्रीन एस इज इल्यूमिनेटेड बाय 2 पॉइंट सोर्सेज ए एंड बी। अनदर सोर्स सी सेंड द पैरेलल बीम ऑफ लाइट टुवर्ड्स पॉइंट पी। तो सी क्या कर रहा है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट सेंड कर रहा है टुवर्ड्स पी, ठीक है। सी फिगर लाइन ए पी इज नॉर्मल टू द स्क्रीन। ए पी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है स्क्रीन के, और ए पी बी पी एंड सी पी सब एक ही प्लेन में है। द डिस्टेंस ए पी बी पी सी पी आर 3 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये वाली वैल्यू कितनी है? यहाँ से P से ये वैल्यू है 1.5 मीटर और ये वाली वैल्यू भी 1.5 मीटर है, लेकिन ये वाली वैल्यू AP की वैल्यू है 3 मीटर, ठीक है। रेडिएंट पावर्स ऑफ सोर्सेज A एंड B आर 90 वॉस 80 वॉस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडिएंट पावर्स हैं, पावर्स की यहाँ पे वैल्यू गिवन है। पावर की वैल्यू है ऑफ सोर्स A 90 वाट, पावर ऑफ सोर्स B इक्वल्स 180 वाट। तो बीम फ्रॉम C इज ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ पे सीधे इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ C इक्वल्स 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, सब ऐसा ही में गिवन है। इंटेंसिटी P पर बतानी है पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो इस P पर टोटल इंटेंसिटी बतानी कितनी होगी। तो देखिए इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? जो भी E पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? यहाँ से जो भी रेज आ रही है, सॉरी यहाँ पे जो भी वेव्स आ रही हैं, उन वेव्स का ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो होगा इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस होगा, और जो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट है स्क्रीन के अलोंग वाला कंपोनेंट, वो दोनों क्या करेंगे आपस में? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर 1.5 और 1.5 ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो 1.5 है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। दोनों के लिए इक्वल फेज लैग है, फेज लैग इक्वल है। और यहाँ पे हम लोग पावर निकाल लेते हैं ड्यू टू सी, तो हमें पता है इंटेंसिटी कितनी है। पावर ड्यू टू बी से हम लोग पावर निकाल लेते हैं, सॉरी इंटेंसिटी निकाल लेते हैं ऑफ बी एट पॉइंट पी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय जिस एरिया के स्फीयर में ये आ रही है, तो 4 पाई 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1.5 ये वाली डिस्टेंस है, तो 1.5 के स्क्वायर यहाँ पर इतने रेडियस के स्फीयर में पूरे में इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इक्वली, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये 20/पाई वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो इसके और इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स की वजह से मिलेगी, और ये भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी आएगी ए की वजह से वो सीधे डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, लेकिन इनके यहाँ पर परपेंडिकुलर वाले स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो आई एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा? आई ड्यू टू ए एट पॉइंट पी प्लस आई ड्यू टू सी एट पॉइंट पी का कौन सा कंपोनेंट? cos 60 डिग्री वाला, प्लस आई ड्यू टू बी, मतलब इंटेंसिटी ड्यू टू बी एट पॉइंट पी, उसका भी कौन सा? 60 डिग्री वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से बस सिंपल है। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी? 90, पावर ड्यू टू ए 90, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय जिस स्फीयर में इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे कितनी दूर है वाला पॉइंट ए से? 3 मीटर, तो 4 पाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस यहाँ पे आई इंटेंसिटी ड्यू टू सी एट पॉइंट पी कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पे गिवन है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर,
20 का cos 60 वाला कंपोनेंट मतलब 1/2 और इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू B, ये कितना गिवन है, ये मैं अभी निकाली कैलकुलेट की वैल्यू 20/π, इसका cos 60 वाला कंपोनेंट मतलब हाफ, तो यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 10, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी टोटली कितनी 2.5 अपॉन पाई प्लस 10 अपॉन पाई, तो ये वाली वैल्यू आएगी 13.9 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात थोड़ी सी गलत बोल दी कि पॉइंट P पर जो इंटरफेरेंस होगा इसकी C की वजह से और B की वजह से, इसके पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस बिटवीन C और B से जो भी वेव्स आ रही है उन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों ने इक्वल पार्ट ट्रेवल किया। 1.5 का यहाँ पर cos 30 डिग्री वाला और यहाँ पे 1.5 का cos 30 डिग्री वाला कंपोनेंट दोनों ने इक्वली ट्रेवल किया है। इसका मतलब क्या है, दोनों से जो भी वेव होगी वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। पार्ट डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटेंसिटी P ऑन द स्क्रीन पूछा है, लेकिन इस स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है। स्क्रीन पर वो दिखाई देगा जो कि इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई लाइक द वीडियो।